प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अतीत में दबे पाँव का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रह कर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। इसमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियां और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि वह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़े जाती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुशधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। दरवाजे, असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों में ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई से मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध से पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने यह एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहियों का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़े
गाड़ी नहीं का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान में जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ कहीं इस्तेमाल नहीं होता होगा। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के मनके भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक ख़ास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है, पर हथियार कोई नहीं। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार एक तरह कहीं नहीं मिले, जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एकरूपता तक को कायम रखे हुए था। मतलब सिंधु सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वहाँ कोई हथियार नहीं मिला, मतलब राजतंत्र वहाँ नहीं था। इसके आधार पर यह पता लगाया जा गया है कि वहाँ राजतंत्र नहीं था, बल्कि प्रजा द्वारा ही शासित थी सारी व्यवस्थाएं, और उनका वो अनुपालन अपने नियमों के अनुसार ही करते थे। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। यानी जो बनावटीपन उनमें नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता वासियों में। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्तिशिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उसमें छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी
इसकी संपन्नता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनुभूज लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। मतलब जो पुरातत्ववेत्ता ने यह कहना चाहा है कि यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो सभ्यता है, वह राज पोषित न होकर, राज पोषित भी नहीं थी, धर्म पोषित भी नहीं थी। यानी वो किसी राजा के द्वारा पोषित नहीं थी, न ही किसी धर्म के द्वारा उसका पोषण हो रहा था, बल्कि उसका पोषण हुआ समाज के द्वारा, समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होंगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुलासा भी है। आज छापे वाला खाना अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों की पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब यह पाठ जो है वह यहाँ समाप्त हो गया। अब आगे अभ्यास प्रश्न होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।